Hello all, welcome back to my channel. Today I'll discuss most important topic for UGC नेट एंड मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी होने वाला है। इससे आपके मैनेजमेंट और कॉमर्स के एग्जाम में हर बार 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहां पे भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके इससे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपकी बुक्स में क्या सिर्फ 2 टाइप्स की थ्योरीज होती हैं, रिलेवेंस थ्योरी और इनरिलेवेंस थ्योरी। इनके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक लेवल से आपको चीजों को समझाऊंगा और बहुत एडवांस लेवल तक हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं 99% आपसे बोल सकता हूं कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। ठीक है, इजिली आपसे वो चीजें हो जाएंगी। हाँ, ये थोड़ा सा अबाउट मी। एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो आपको दिए हैं पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट पे, वो जाके आप देख सकते हो और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उससे बहुत सारे लोगों ने आपका नेट जो है क्लियर किया है। मैं आई बटन पे उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हो। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। बहुत एफर्ट लगता है यार वीडियो को बनाने में। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, इसके बाद भी आपके लिए मैं कंटिन्यूअसली वीडियो लेके आ रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। और प्लीज वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। हाँ, तो बिल्कुल बेसिक से हम चीजें स्टार्ट करते हैं कि देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली आपका क्या होता है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसको हम 3 आपके जो मेन डिसीजन है उन पे डिवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली बात करता है एसेट मिक्स की। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो एसेट मिक्स की बात करता है। आपको किस एसेट पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल। ठीक है, वो आपका फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सेकेंड, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म की बात करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म की बात करता है। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस को कंपनी कैसे मैनेज करेगी उसकी बात करता है। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बेसिकली आपका हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको किस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा लगाना चाहिए और किस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिन पे भी एक मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। ठीक है, दूसरा आपका डिसीजन होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए होता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। वो आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हमसे जुड़ के वो आराम से पूछ भी सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर आपका ये देखो तीनों डिसीजन एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए और किन किन एसेट्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद सेकंड डिसीजन होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली आपको बताता है कि आप किस प्रोपोर्शन पे डेट और किस प्रोपोर्शन पे इक्विटी यूज करोगे। लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख रुपए चाहिए के बाद फिर आपका क्या होगा कि आपको कितना उस पे उधार का पैसा लेना है, कितना उस पे आपको खुद का पैसा लगाना है, कितना आपको डेट लेना है और कितना आपको इक्विटी लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है, उसके आगे हम बात करेंगे क्योंकि इसी डिसीजन पे अपना आज का वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली आप फाइनेंसिंग मिक्स या जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर या लीवरेज इन पे बात करते हैं। ठीक है, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है हमारा कि आपने डिसाइड किया कि देखो जब आपने 1 लाख रुपए आपको चाहिए था, आपने यहां से डिसाइड किया कि आप 60,000 डेट से लोगे, 40,000 आप खुद का पैसा लगाओगे या इक्विटी से लोगे। जब आप इक्विटी से पैसा लेते हो तो वहां पे आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है इक्विटी होल्डर्स को। अगर आप डेट से पैसा लेते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन बेसिकली आपको बताता है कि कितना पैसा आपको अपने पास रखना है और कितना पैसा आपको नेट प्रॉफिट का पर्टिकुलर आपको डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देना है। यहाँ पे आपको रिटेन्ड अर्निंग की बात होगी, पाउचिंग बैक ऑफ प्रॉफिट की बात होगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है तो कंपनी ये प्रेफर करती है कि जो आपका इंटरनल फाइनेंस है जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग बोलते हो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि एक रिटर्न का भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर बाहर से पैसा लेगा तो उसको बहुत सारा कॉस्ट देना पड़ता है, डेट वगैरह पे बहुत सारा चीजें होती है, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ,
अब फर्दर अगर हम आपको समराइज वे में बताएं कि इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैच द फॉलोइंग में, और उस साइड आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दे देगा, फाइनेंसिंग डिसीजन पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस कई बार पूछेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके दो टाइप के डिसीजन होते हैं, आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना और कितना पैसा इन्वेस्ट करना बेसिकली बताता है। कैपिटल इन्वेस्टिंग जो कि लॉन्ग टर्म की बात करता है, वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म की बात करता है। फिर आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी, लीवरेज की बात होगी, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका डिविडेंड डिसीजन की बात होगी, जिसमें डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन अर्निंग की बात होती है, ठीक है। अब हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, वो उस पे हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत सारे लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या एसेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नहीं, दो डिफरेंट चीजें। जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे शॉर्ट टर्म डेट की भी बात होगी, लॉन्ग टर्म डेट की बात होगी और शेयर होल्डर्स फंड की बात होगी। वहां पे इंटायर लेफ्ट हैंड साइड आपका कंपनी की बैलेंस शीट की बात होगी। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात होगी, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की बेसिकली बात होती है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो करंट लायबिलिटी की भी बात होगी, डेट की भी बात होगी, प्रेफरेंस शेयर की बात होगी, ऑर्डिनरी शेयर की भी बात होगी जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को कंसीडर करता है। उस पे आपका इक्विटी कैपिटल होगा, प्रेफरेंस कैपिटल होगा और डेट कैपिटल होगा। इनका हम कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बात करता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात करता है कि इन डेट और इक्विटी और इन प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर या में यूज करें या किस मिक्स में उसको यूज करें तो हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो और जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो, जिससे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही इसीलिए बेसिकली हम थ्योरीज पढ़ते हैं, क्योंकि सारी थ्योरीज का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू द परफेक्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां से आपका वैल्यू ऑफ कंपनी जो है मैक्सिमाइज हो और जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो और आपका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरीज की बात करते हैं। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज होती हैं वो बेसिकली आपका रिलेशनशिप बताती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे पूरा थ्योरी बेस्ड है, जिनको अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स की थ्योरीज होती हैं, रिलेवेंस थ्योरी और इनरिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी बोलती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंपैक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म पे, ठीक है। जो आप डेट और इक्विटी का रेशियो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे यूज करते हो वो वैल्यू ऑफ फर्म पे मतलब वैल्यू ऑफ फर्म पे अफेक्ट करता है। इनरिलेवेंस थ्योरी बोलती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं करता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। डेट और इक्विटी का आप कोई भी रेशियो रखो, वैल्यू ऑफ फर्म पे कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो रिलेवेंस थ्योरी में आपका नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच है। इनरिलेवेंस में आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम और एमएम अप्रोच है। ये तो आपको सारी बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ और थ्योरीज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन या मोरल हजार्ड के कारण होती है। बैंक्रप्सी कॉस्ट की भी हम बात करेंगे। फ्री कैश फ्लो थ्योरी, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलती, ठीक है, और इनसे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, विद न्यूमेरिकल चीजें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रिलेवेंट होता है, अफेक्ट करता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और वैल्यू ऑफ फर्म को, ठीक है। देखो, सारी कोई भी आपकी अप्रोच होगी उसके कुछ अजम्पशन होते हैं। तो नेट इनकम अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होता है। तो इसलिए द कोर ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द रेशियो ऑफ लेस एक्सपेंसिव सोर्स, जिसको आप डेट बोलते हो, ठीक है, इंक्रीजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द के नॉट, जिसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। इसको मैं बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है उससे भी डिस्क्राइब करूंगा, अभी न्यूमेरिकल है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि आप जैसे जैसे डेट का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे इंक्रीज करोगे, उधारी का पैसा इंक्रीज करोगे, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा और जो आपका वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आप देखो कि डेट का जैसे जैसे यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पहले तो आप ये देखो कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आपका कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे जैसे देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ रहा है, डेट उनके कैपिटल स्ट्रक्चर पे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो के नॉट है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसको आप बोलते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो 100% यूज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगी, जब आप 100% डेट का यूज करोगे वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। वहां पे जो आपका के नॉट है वो सबसे कम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म सबसे हाईएस्ट होगा और मार्केट प्राइस जो आपका अर्निंग पर शेयर होगा वो मैक्सिमम होगा। बट कुछ इसके आपके लिमिटेशन भी हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि देखो सारी कोई भी थ्योरी होगी वो अजम्पशन पे बेस्ड होगी। अगर वो अजम्पशन काम नहीं करेंगे, वो अजम्पशन नहीं होंगे तो वो थ्योरी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, पहला अजम्पशन नो टैक्स, ठीक है। दूसरा अजम्पशन डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है भाई। The use of debt does not change the risk perception of the shareholder और investor। देखो अभी प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे उधारी का पैसा ज्यादा लेगा तो कहीं ना कहीं जो उसका बैंक्रप्सी का कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि अगर आपने उधारी का पैसा लिया है तो आपको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा और मतलब सॉरी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसका प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो वहां पे आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको पे ही करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं पे करेंगे। बट लेकिन आपने अगर डेट ले लिया तो फिर आपको यू हैव टू पे, दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि यहाँ पे जो रिस्क परसेप्शन है चेंज नहीं होता। जैसे जैसे डेट अगर हम ज्यादा यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे, नॉर्मल ये होता है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो बढ़ जाता है, जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पे एजम्पशन है कि वो नहीं होता। फिर ईबीआईटी जो है वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, दो सोर्स होते हैं आपके, डेट एंड ऑर्डिनरी शेयर, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। देखो यहाँ पे बताया कि जो ईबीआईटी है कंपनी का 50,000 है, कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, 10% डिवेंचर से ले रही है पहले कंडीशन पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% है। तो पहला अजम्पशन तो यहाँ पे बिल्कुल फिलफिल होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% है और आपका ये 10% है। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ईबीआईटी हमारा चेंज नहीं होगा। देखो तीन आपके मैंने आपको पोर्टफोलियो की बात की है। पहले नंबर पे क्या होता है कि ईबीआईटी आपका 50,000 है, तो इंटरेस्ट 10%, 2 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो 20,000 हो गया। नेट इनकम आपकी 30,000 हो गई। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 30,000 डिवाइड बाय 12.5% तो 2,40,000 हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, तो यहाँ पे ये 2 लाख आ गया। अब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट को जब हम ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा जो कि 4,40,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे के नॉट जिसको हम बोल रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आपका ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म हो सकता है या दूसरा फॉर्मूला उसका ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ईबीआईटी का कितना दिया है, ईबीआईटी आपको दिया है 50,000 डिवाइड बाय 4,40,000, तो यहाँ पे 11.36% आ गया। अब यहाँ से हम दूसरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। दूसरे कंडीशन पे क्या करते हैं कि हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे डेट का जो पोर्शन था वो 2 लाख था, अब हम डेट का पोर्शन जो है 3 लाख कर रहे हैं। अब 3 लाख करेंगे तो यहाँ पे ईबीआईटी में कोई चेंज नहीं होगा, एजम्पशन है भाई। इंटरेस्ट अब हमारा 10% था, यहाँ पे 20,000, अब यहाँ पे हम 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। तो नेट इनकम आपका 20,000 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी उसी तरीके नेट इनकम डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वहां पे आपका 1,60,000 हो गया। अब वैल्यू ऑफ डेट भी उसी टाइप से आपका इंटरेस्ट डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ डेट, तो 3 लाख हो गया। तो वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे 4,60,000 हो गया और इसी टाइप से आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.9%। अब हम आपको बताते हुआ क्या, देखो मैंने आपको बोला था कि आप जब डेट का यूज बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होता है। तो आपने 2 लाख से 3 लाख डेट का यूज बढ़ाया तो आप वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हुआ कि नहीं, 4,40,000 4,60,000 हो गया ना। पूरा प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। और उस पे क्या होता है कि जब हम डेट का यूज बढ़ाते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे के नॉट जो 11.36% था, यहाँ पे जब हम डेट ज्यादा बढ़ा दिए तो 10.9% हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही एजम्पशन हो गया ना। वही चीज यहाँ पे देखो दी गई है कि जैसे जैसे आपका के नॉट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ रहा है वैसे वैसे के नॉट आपका कम होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आपने बोल दिया सर आपने बढ़ा तो दिया, आपने कम करके नहीं बताया, तो अब हम कम करके भी आपको बताते हैं। इस कंडीशन पे डेट जो है वो सिर्फ 1 लाख यूज किया गया है। ठीक है, पहली कंडीशन पे 2 लाख था, अब यहाँ पे हमने कम कर दिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 10,000 हो जाएगा। तो आपका नेट इनकम यहाँ से 40,000 आ गया। अब 40,000 12.5% वही वैल्यू ऑफ इक्विटी 3,20,000 हो गई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट जो होगा 1 लाख हो गया, तो 4,20,000 हो गया। जब हमने डेट का पोर्शन कम किया तो वहां पे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कम हो गया ना, 4,40,000 से 4,20,000 हो गया ना। तो और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ गया होगा 11.36% से 11.90% हो गया। तो यही आपका है, वी फाइंड दैट द डिक्रीज इन लीवरेज, अगर आप लीवरेज को कम करोगे, डेट कम यूज करोगे, उससे क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएगा और अर्निंग पर शेयर आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको समझ आया। अब अर्निंग पर शेयर पे हम बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो देखो नेट इनकम अप्रोच आपका बोलता है कि अगर फर्म
अपना डिग्री ऑफ लीवरेज इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन पे फर्म का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा एंड जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन पे आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम बताते हैं कैसे। देखो पहली कंडीशन पे क्या था कि डेट जो था वो आपका 2 लाख था, ठीक है, 2 लाख आपका डेट था, ठीक है, आपने खुद ही ऑलरेडी देख के रखा है। 2 लाख डेट था और आपका इक्विटी की वैल्यू 2,40,000 थी, इक्विटी की वैल्यू आपकी 2,40,000 थी। तो 2,40,000 यहाँ पे आपका जो 100 पर शेयर था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 2400 हो गया, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपके 2400 है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, इस पे आप देख सकते हो 2400 हो गया। फिर दूसरे कंडीशन पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे हमने 1 लाख डिवेंचर्स और बढ़ा दिया, मतलब डेट हमने 1 लाख बढ़ा दिया, 2 लाख से 3 लाख कर दिया। तो जब हम 1 लाख डेट बढ़ा दिए तो हमारा जो 100 पर शेयर था उसको हमने रिटर्न कर दिया, मतलब एक तरीके से इक्विटी शेयर जो 100 रुपए का था उसको हमने जो इस पे देखो दिया होगा यूज प्रोसीड, यहाँ पे रीपर्चेस या रिटायर कर दिया। तो 1 लाख का जो हमारा शेयर 1 लाख हमारा बढ़ गया तो इसमें 100 रुपए पर शेयर था, तो यहाँ पे जो 10,000 शेयर्स हैं उनको हमने रिटायर कर दिया, सॉरी 1,000 जो शेयर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले शेयर्स कितने थे 2400, अब कितने बचे 1,000, तो हमारे पास 1,000 शेयर्स को रिटायर कर दिया तो अब कितने बचे 1400 शेयर्स बचे, ठीक है, 1400 शेयर्स बचे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी 1,60,000 थी। जब 1,60,000 को हम 1400 से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया ना, 114.68 हो गया। पहले कितना था अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज था। अब वही दूसरी कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं, तीसरी कंडीशन पे यहाँ पे सिर्फ हम 1 लाख पर्टिकुलर डेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम 1 लाख डेट यूज कर रहे हैं और 2 लाख रुपए हमको जरूरत थी, तो 1 लाख हम कहीं ना कहीं इक्विटी से लेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने शेयर्स थे 2400, तो 1 लाख हम इक्विटी से लेंगे तो 2400 प्लस 1000 और हो जाएगा, ठीक है, 1000 और हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3400 हो जाएंगे, क्योंकि 100 शेयर्स 1000 शेयर्स हमको और इशू करने पड़ेंगे ना 1 लाख रुपए लेने के लिए, क्योंकि 2 लाख रुपए की हमको जरूरत थी, 1 लाख हमने डेट से ले लिया तो 1 लाख हमको इक्विटी से ही लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 3,20,000। 3,20,000 को जब हम 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो आपका शेयर प्राइस डिक्रीज हो गया, अर्निंग पर शेयर जो है वो डिक्रीज हो गया 94.12 हो गया 100 से, ठीक है, यही चीज इस पे बोली जा रही है। अब दूसरा अप्रोच है जो है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये जो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम है किसने दिया है बताइएगा, वैसे डेविड डुरान ने दिया, सिंपल सा। देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, टोटली अपोजिट है, ये इनरिलेवेंस थ्योरी है। ये बोलती है कि कोई भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो वैल्यू ऑफ फर्म पे कुछ इंपैक्ट नहीं, ठीक है, कुछ अजम्पशन है इसके भी, सारी थ्योरीज कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, विदाउट अजम्पशन वो काम नहीं करेंगे। द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज टोटली अपोजिट ऑफ नेट इनकम अप्रोच। द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ कॉर्पोरेट डज नॉट अफेक्ट इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यूएशन, ठीक है, इनरिलेवेंट थ्योरी थी बेसिकली, ठीक है। इस पे कुछ अजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो के नॉट आपका कांस्टेंट रहेगा, के नॉट पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, एक चीज, ठीक है। इस तरीके से भी बोला जाता है। देखो जो पहली वाली थ्योरी थी नेट इनकम अप्रोच, उसको फिक्स के थ्योरी भी बोलते हैं कभी कभी, इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वैल्यूएशन आर्ग्यू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। यहाँ पे ये बोलता है कि आप कोई भी डिग्री ऑफ लीवरेज रखो, के नॉट आपका कांस्टेंट रहेगा, के डी आपका कांस्टेंट रहेगा, के ई में आपका चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, EBIT डिवाइडेड बाय के नॉट। इसको आगे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अब देखो ये एग्जांपल, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे कितना है 50,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट 10% और स्टैंडिंग डेट यहाँ पे 2 लाख दिया है। इफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये थ्योरी जो बोलती है जैसे जैसे आप डेट का यूज बढ़ाते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे, तो जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका रिस्क परसेप्शन चेंज होता है, क्योंकि अगर आप डेट यूज कर रहे हो तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे ज्यादा यूज कर रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ रहा है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे ज्यादा कॉस्ट लेंगे, तो वही कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप डेट यूज करते हो। वो आपको हम इसमें बता रहे हैं। देखो पहली कंडीशन पे क्या है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो EBIT है वो 50,000, वो तीनों में फिक्स रहने वाला है। कॉस्ट ऑफ डेट आपका 10% है। आउटस्टैंडिंग डेट, इस कंडीशन पे हम जो है डेट का यूज कर, डेट कितना ले रहे हैं 2 लाख का ले रहे हैं, ठीक है, 2 लाख का डेट ले रहे हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है, वैल्यू ऑफ फर्म पूछा गया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 2 लाख का अगर हम इंटरेस्ट 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 20,000 हो गए सिंपल से। नेट इनकम आपकी कितनी आ गई 30,000। अब वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ से हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना, वैल्यू ऑफ फर्म तो आपसे पूछा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है EBIT डिवाइडेड बाय के नॉट। के नॉट आपको दिया है 12.5%, EBIT कितना दिया है, EBIT आपका 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 डिवाइड बाय 12.5%, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 40,000।
वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 40,000। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी हमको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे? 40,000 वैल्यू ऑफ फर्म है, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ फर्म पता है जो कि वी है, वैल्यू ऑफ डेट भी आपको पता है 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेट। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? 4 लाख और डेट का कितना था? 2 लाख। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 लाख आ गया। आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करते थे? हम लोग ऑलरेडी पता, नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो नेट इनकम की वैल्यू यहाँ पे कितनी? नेट इनकम आपकी दी 30,000। फिर आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 लाख। तो यहाँ पे 15% होगी। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका इक्विटी इंक्रीज होगा, जो आपका केई है वो इंक्रीज होता है। इस कंडीशन पे क्या होता है, जैसे जैसे आपका लीवरेज इंक्रीज होगा, वो जो आपका केई है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। केई जो है, क्योंकि आपका अगर लीवरेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपने इस कंडीशन पे क्या किया? डेट बढ़ा दिया। यहाँ पे 2 लाख था, अब यहाँ पे 3 लाख कर दिया। तो वैल्यू ईबीआईटी में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट आपका 30,000 हो गया, तो आपका नेट इनकम 20,000 हो गया। वैल्यू ऑफ फर्म आप ऑलरेडी फाइंड कर लोगे, क्योंकि के नॉट चेंज नहीं होता है। तो आप वैल्यू फर्म देखो, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं चेंज हो रहा, 40,000 ही आया ना। वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो गया ना। और यहाँ से आपका केई भी बढ़ जाएगा। केई बढ़ जाता है, जैसे जैसे लीवरेज बढ़ाएंगे वो वैसे वैसे केई बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा कम होगा। के नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कम कर रहे हो, 1 लाख कर दिए, 2 लाख से आप 1 लाख कर दिए डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे वही ईबीआईटी में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट आपका सिंपल सा हो गया 10,000। तो यहाँ पे नेट इनकम आपका 40,000 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म जब आप फाइंड करोगे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के नॉट, तो आपका वही आएगा 40,000, ठीक है। 4 लाख, सॉरी 4 लाख आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ से बढ़ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ गया और जो आपका केई है वो भी कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज है कि जैसे जैसे आप डेट का यूज करोगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका बढ़ेगा। के नॉट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आपकी ये इनरिलेवेंस थ्योरी थी। अब देखो, ड्यू टू द अजम्पशन दैट के नॉट, जिसको आप बोलते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड के डी रिमेन अनचेंज एज द डिग्री ऑफ लीवरेज चेंज, वी फाइंड दैट बोथ द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एज द डिग्री ऑफ लीवरेज इंक्रीजेस दैट के ई इंक्रीज कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ेगा के ई आपका बढ़ता है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच चलते हैं, जो कि आपकी रिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है। ये बोलती थी कि जो आपका ओवरऑल जो पर्टिकुलर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपका कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंपैक्ट करता है, ठीक है। रिलेवेंस थ्योरी थी अफेक्ट करता है बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं आपका द ट्रेडिशनल अप्रोच एज मिड वे बिटवीन द टू एक्सट्रीम, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक तरीके से मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है, मिड वे बोल सकते हैं। द क्रक्स ऑफ दिस अप्रोच थ्रू द डिजिटल में यहाँ पे क्या बात होती है कि देखो, एक सर्टन लेवल तक आप डेट और इक्विटी का यूज करोगे तो वहां पे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा, जो कि ऑप्टिमम कैपिटल है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा सारी कॉस्ट। अगर एक सर्टन लेवल तक आप इंक्रीज करोगे तो वो तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस लेवल से आप ऊपर जाओगे तो वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, सारी कॉस्ट बढ़ेंगी कंपनी के लिए और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, देखो पहली वाली पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, नेट इनकम पे 100% यूज। दूसरी वाले पे क्या था, नेट ऑपरेटिंग इनकम पे, उस पे कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं था। कुछ भी आप कोई भी डेट और इक्विटी का इशू, कोई भी डेट और इक्विटी का रेशियो आप यूज करो तो वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट ही नहीं करता था। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी, यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ता था एक ऐसा मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी जहां पे वैल्यू ऑफ फर्म आपका इंक्रीज हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब इस पे भी एक आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे ईबीआईटी आपका 40,000 है, firm has 10% debenture of 1 lakh and its current equity capitalization rate 16%, the current value of firm and overall cost of capital would be, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेट यहाँ पे पहली कंडीशन पे आपका 1 लाख है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे 16% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है। तो ईबीआईटी यहाँ पे आपका 4 लाख हो गया, ठीक है, 4 लाख हो गया ईबीआईटी, सॉरी 40,000 ईबीआईटी सारी कंडीशन पे। अब इंटरेस्ट यहाँ पे पहली कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 होगा, तो नेट इनकम आपका 30,000 हो गया। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नेट इनकम अपॉन का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे 1,27,500 हो गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ डेट आपको ऑलरेडी पता है 1 लाख,
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म 2,87,500 और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.91%। अब दूसरे कंडीशन पे आपने क्या किया, डेट का यूज कर स्टार्ट कर दिया थोड़ा ज्यादा, 1,50,000 बढ़ा दिया डेट का यूज, ठीक है। और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखो जब आप ज्यादा डेट यूज करोगे अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर पे तो वहां पे जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज जिसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ जाती है, आपका बैंकरप्सी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए इक्विटी होल्डर ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो 70% हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट भी थोड़ा सा बढ़ा 11%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईबीआईटी 40,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे 16,500 हो जाएगा, नेट इनकम 23,500 हो गया, ठीक है। और आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे 1,38,235 होगी जब आप आइडेंटिफाई करोगे, और आपका वैल्यू ऑफ डेट 1,50,000 होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, 2,88,235, और जो आपका के नॉट है वो डिक्रीज हुआ है। तो वही चीज ये बोलती है कि आपको एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचना है। 1,50,000 यहाँ पे डेट इंक्रीज किया तो बट आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है तब भी इंक्रीज हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तब भी डिक्रीज हो रहा है। बट लेकिन जब आप 2 लाख यूज करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ डेट जो हो गया 12.5% हो गया, ठीक है। और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गया। इस कंडीशन पे आपको पता क्यों बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा डेट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इक्विटी ऑब्वियसली बात बढ़ेगा। तो इस कंडीशन पे जो आपका जब देखोगे तो के नॉट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, और वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये थ्योरी आपको बोलती है कि ऑप्टिमम आपको फाइंड करना है, बियॉन्ड अ सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट फर्दर इंक्रीज। एक पॉइंट के बाद अगर आप इंक्रीज करोगे डेट का प्रोपोर्शन, वो आपका कहीं ना कहीं डिजायरेबल नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है, जिससे आपका केई और केडी दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका क्या होता है कि के नॉट भी आपका इंक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होता है। इन एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बीई रेशियो फ्रॉम 1.08 टू 2.67। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं, इस पे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल सा इतना बोला जाता है कि एक आपको पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ता है जहां पे डेट और इक्विटी का रेशियो मैक्सिमम हो। अगर उस पॉइंट के बियॉन्ड आप डेट को बढ़ाओगे तो आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ेगा, तो उसके वजह से आपका केई भी बढ़ेगा, आपका केडी भी बढ़ेगा, आपका प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, ठीक है। सॉरी, के नॉट आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट पे चलते। हाँ, ये आपका मोदी, गिलानी एंड मिलर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इन्होंने 2 बेसिस पे दिया था। पहला इन्होंने 1958 पे बोला था, 1958 पे इन्होंने क्या बोला कि टैक्स नहीं होता है, इन्होंने विदाउट टैक्स दिया। तो अगर प्रोपोजिशंस 2 प्रोपोजिशंस दिए थे 1 और 2, तो नो टैक्स, अगर इन्होंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया था तो ये आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम को फॉलो करता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कि आप कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर रखो वो आपका इनरिलेवेंट होता है। आप कोई भी डेट और इक्विटी का रेशियो रखो वो आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट नहीं करता है, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन 1 क्या बोलता है, 2 प्रोपोजिशन इन्होंने दिए थे। द वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म सेम एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म। ये आर्बिट्रेज का इस पे कंसेप्ट है एक, वो आप पढ़िएगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हम उसको बताएंगे। आर्बिट्रेज का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्म वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय लीवरेज। लीवरेज से कोई भी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। एमएम आर्ग्यू दैट फर्म कैन नॉट चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑलवेज द सेम अंडर द डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे हम नेट ऑपरेटिंग इनकम पे देखे थे कि जो वैल्यू ऑफ फर्म था वो इंपैक्ट नहीं हो रहा था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपैक्ट नहीं हो रहा था। अब डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन कुछ भी रख लो, वहां पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कोई नहीं हो सकता। अब दूसरा प्रपोजिशन इन्होंने बोला था, 2 प्रपोजिशन था, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिक्वायर रिटर्न टू इक्विटी होल्डर राइजेस विद लीवरेज। तो यहाँ पे क्या बोलते थे कि जैसे आपका देखो कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है, बट लेकिन जैसे जैसे आप डेट ज्यादा यूज करने लगते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है, तो वही ऑफसेट कर देता है, ठीक है। इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज, तो के नॉट हमारा चेंज नहीं होता है। तो यही चीज बोल रहा है कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ लीवरेज डेट का यूज इंक्रीज करोगे अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर पे, जो आपके इक्विटी होल्डर्स हैं वो आपसे ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। आपसे पैसा ज्यादा, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज लीवरेज इक्विटी हैज ग्रेटर रिस्क, ठीक है। इट शुड हैव अ ग्रेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज अ कंपनसेशन। जब रिस्क बढ़ेगा तो उनका भाई उनको ज्यादा रिटर्न जरूरत होगा, क्योंकि रिस्क बढ़ गया तो रिटर्न भी ज्यादा बढ़ेगा ना। एंड आई आर्ग्यू दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू लीवरेज बिकॉज द रिस्क ऑफ इक्विटी होल्डर इंक्रीज विद लीवरेज, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट से आपका फाइनेंशियल रिस्क आता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पढ़ के जाना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम बात करेंगे पहले प्रपोजिशन पे, वो आपका आर नॉट प्लस डेट अपॉन का इक्विटी, और यहाँ पे आर नॉट
इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, माइनस का केडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको पढ़ के जाना। ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। के नॉट का फॉर्मूला क्या होगा जब एम प्रपोजिशन 1 होगा, एम प्रपोजिशन नो टैक्स विदाउट टैक्स होगा, फिर विद टैक्स होगा। तो ये फॉर्मूला काफी चेंज होते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रिलेवेंस की बात की। दूसरा उन्होंने 1963 में क्या बोला कि देखो पहला विदाउट टैक्स था, अब इन्होंने टैक्स को कंसीडर किया। जब हम टैक्स को कंसीडर करेंगे तो वो जो आपका एमएम थ्योरी है वो नेट इनकम अप्रोच को फॉलो करेगी। नेट इनकम अप्रोच का मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो जो डेट इक्विटी रेशियो है या कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब द लीवरेज फर्म पे लेस इन टैक्स, होता क्या है कि जो लीवरेज फर्म होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो डेट है वो टैक्स शील्ड का एडवांटेज प्रोवाइड करता है, टैक्स डिडक्टेबल सोर्स होता है डेट, ठीक है। तो वहां पे जब अगर आपके कैपिटल मतलब आपका अगर इन्वायरमेंट डेट वाला है, यहाँ पे डेट को इंक्लूड किया गया था, पहले डेट को इंक्लूड नहीं किया था एमएम ने, मोतीलाल मिलर ने। तो अगर डेट का आप इंक्लूड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको टैक्स में सेविंग का, टैक्स को सेव करने में हेल्प करती है, ठीक है। द लीवरेज फर्म पे लेस इन टैक्स, ये देखो लीवरेज फर्म है, ये डेट यूज कर रही है तो ये टैक्स कम पे कर रही है, टैक्स देन ऑल इक्विटी फर्म। अगर ये इक्विटी फर्म है तो ये इतना टैक्स पे कर रही है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम आपको देंगे। Thus the sum of the debt plus the equity of the leverage firm is greater than the equity of the unleveraged firm। सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पे भी दो प्रपोजिशंस थे। पहला इन्होंने बोला फर्म वैल्यू इंक्रीज विद लीवरेज, अगर आपका लीवरेज है तो फर्म वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि वो आपका जो डेट होता है वो आपको टैक्स शील्ड का एडवांटेज प्रोवाइड करता है। प्रपोजिशन 2 बोलता है आपका कि सम ऑफ द इंक्रीज इन इक्विटी रिस्क रिटर्न इज ऑफसेट बाय द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर आप डेट बढ़ा रहे हो तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका पर्टिकुलर रिटर्न नहीं बढ़ रहा है या उनका फाइनेंशियल रिस्क नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ता है, बट जो टैक्स शील्ड का एडवांटेज होता है इसके वजह से उतना इंपैक्ट नहीं होता है। इसका भी देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, इक्विटी का डिफरेंट होगा और आपका सारे फॉर्मूले डिफरेंट होंगे। इनको बहुत अच्छे से उस पे देखो, आपका इक्विटी का फॉर्मूला ये था और इस पे टैक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हाँ, टैक्स एंड कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। The water product company has a corporate tax of 35% and expected earning of EBIT 1 million है, ठीक है। Entire earning after tax are paid out the dividend the firm consider to alternative capital से under plan on water product। ये आपको एग्जांपल दिया मैंने कैसे। would have the no debt in the capital under to plan company would have debt, the cost of debt is, हाँ देखो यहाँ पे EBIT दोनों पे आपको 1 मिलियन दिया है, ठीक है। 1 मिलियन आपका EBIT दोनों कंडीशन पे। अब पहली कंडीशन पे क्या है कि कोई डेट यूज नहीं हो रहा है, पहली कंडीशन पे कोई भी डेट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली अंडर फर्स्ट कंडीशन नो डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड कंडीशन पे आपका इतना डेट है, ठीक है, आपका डेट यूज हो रहा है, ठीक है। 40 लाख का आपका डेट यूज हो रहा है सेकंड कंडीशन पे और 10% इंटरेस्ट रेट। तो 10% इंटरेस्ट रेट जब आप फाइंड करोगे तो 4 लाख आपका डेट हो जाएगा, ठीक है। तो EBIT यहाँ पे कितना होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे 0 पे करना है, यहाँ पे आपने 4 लाख पे कर दिया, तो ये आपका हो गया सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था, सीधे सीधे 10 लाख हो गया, ठीक। अब इस कंडीशन पे 10 लाख माइनस 4 लाख तो यहाँ पे 6 लाख हो गया। अब टैक्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स कितना था, टैक्स 35% था, तो टैक्स पे करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्स था वो 3,50,000 था। यहाँ पे देखो टैक्स का अमाउंट कम हो गया ना, जब हम डेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होगा वो आपका 6,50,000 हो गया और ये 3,90,000 हो गया। तो टोटल कैश फ्लो को बोथ स्टॉक होल्डर एंड बॉन्ड होल्डर, यहाँ पे शेयर होल्डर के पास एंड बॉन्ड होल्डर के पास टोटल कैश कितना है, इस कंडीशन पे टोटल कैश कितना है 6,50,000, क्योंकि आपका कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना था। बट इस कंडीशन पे कितना है 3,90,000 आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करोगे और 4 लाख आप डेट शेयर होल्डर्स की बात करोगे, तो यहाँ पे आपका 7,90,000 है, बढ़ गया ना 7,90,000। वही चीज बोला गया है, मोर कैश फ्लो रीचेस द ऑनर ऑफ अ फर्म बोथ स्टॉक होल्डर्स एंड बॉन्ड होल्डर अंडर प्लान 2। द डिफरेंस जो है वो आपका 1,40,000 का है, क्योंकि पहले दूसरे कंडीशन पे आप 7,90,000 कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर या डेट होल्डर दोनों को मिला के दे रहे हो और पहली कंडीशन पे आप 6,50,000 सिर्फ दे रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये टैक्स जो है ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, एक जो वीडियो बनाया था कि आपका जो जिसमें पूरा मैंने फाइनेंस का पार्ट 2 वीडियो में खत्म किया था कि जितना भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 2 वीडियोस में मैंने पूरा खत्म किया, प्लेलिस्ट पे जाके आप वो भी देख सकते हो इजिली। तो यहाँ पे टैक्स के कारण आपको ये एडवांटेज मिलता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वैसे ईबीआईटी ईपीएस एनालिस्ट का क्वेश्चन है जो कि बेसिकली लीवरेज का पार्ट है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली आपका टैक्स कैसे आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है और आपका टैक्स के कारण आपको कैसे डेट के कारण आपको टैक्स शील्ड का एडवांटेज प्रोवाइड होता है, जिससे आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है एज वेल एज आपका वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसको हम आपको बताते हैं। तो देखो एक कंपनी है, उसको 30 लाख रुपए की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट 10% है, आपका टैक्स रेट 30% है, ईबीआईटी आपका 4 लाख है, ठीक है। पहली कंडीशन पे वो डेट का यूज नहीं कर रहा है, दूसरी कंडीशन पे 10 लाख डेट यूज कर रहा है, तीसरी कंडीशन पे 20 लाख डेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन पे आप देखोगे 4 लाख के आपको इंटरेस्ट को ही नहीं पे करना है, डायरेक्ट आपका 4 लाख ईबीटी हो गया, या आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। आप टैक्स कितना दोगे, 30% टैक्स दोगे, तो 4 लाख का 30% कितना होगा, 1,20,000। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना हो गया, 2,80,000 हो गया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे कितने, 30 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने जो 30 लाख है वो पूरा पैसा आपने पर्टिकुलर इक्विटी से इशू किया, ठीक है। 30 लाख और 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो गए, 3 लाख। और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, तो 2,80,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 लाख से, तो यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 0.93। अब दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप 10 लाख रुपए जो है वो आप डेट से ले रहे हो, मतलब डेट से ले रहे हो, और बाकी 20 लाख जो है वो आप इक्विटी से ले रहे हो, वो 101 शेयर पे भी, ठीक है। एक शेयर जो 100 रुपीज का है। तो यहाँ पे 10 लाख का 10% कितना हो गया, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद आपका टैक्स यहाँ पे कितना देना है, फिर आपको 3 लाख का टैक्स कितना, 30%, तो यहाँ पे 90,000 आपको टैक्स पे करना है। देखो यहाँ पे 1,20,000 टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 90,000 टैक्स पे करना है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया हमारा, 2,10,000। अब 2,10,000 हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होंगे, यहाँ पे हम कितना पैसा ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं, और 100 रुपए का एक शेयर है, डिवाइड कर दो 20 लाख को आप, नहीं 10 रुपए का एक शेयर है, सॉरी 100 का नहीं 10 का है। जब हम 20 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 रुपीज पर शेयर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लाख। अब हम 2,10,000 को जब हम 2 लाख से डिवाइड कर देंगे 1.05। अब तीसरी कंडीशन पे आप कितना ले रहे हो डेट से, 20 लाख। 4 लाख आपका सेम वही, ईबीआईटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे डेट आपको कितना देना पड़ेगा, 2 लाख। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स आपको कितना बचा है, 2 लाख। अब 2 लाख का आप 30% निकालोगे, टैक्स दोगे, तो यहाँ पे 60,000। अब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000। यहाँ पे आप कितना इशू कर रहे हो, यहाँ पे आप 2 लाख जो है वो इशू कर रहे हैं, सॉरी 20 लाख जो है आप वो ले रहे हो डेट से, और 10 लाख जो है आप इक्विटी से ले रहे हो। 10 लाख आप इक्विटी से ले रहे हो, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो गए, वो आपके हो गए 1 लाख। 1 लाख हो गए, 1,40,000 से आप डिवाइड कर दोगे तो 1.40। अब वही चीज मैंने बोली, जैसे जैसे आपका डेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं टैक्स शील्ड का एडवांटेज प्रोवाइड करता है, आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को शेव करता है, ठीक है। तो यही आपका MM2 अप्रोच पे बोलता है जो विद टैक्स था। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ बैंक्रप्सी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। देखो MM assume that there is no bankruptcy cost. However, in practice, excessive use of debt would involve such cost. ठीक है। अब MM ने क्या बोला, मोदी ग्रांट मिलियन ने बोला सेकंड वाले पे, टैक्स वाले पे, कि आप जैसे जैसे डेट का यूज करोगे वैसे वैसे आपको टैक्स शील्ड का एडवांटेज प्रोवाइड होगा, आपका टैक्स सेव होगा, ठीक है, इंटरेस्ट के कारण। तो यहाँ पे क्या बोला कि MM ने बैंक्रप्सी कॉस्ट को छोड़ दिया। बैंक्रप्सी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि आप अगर डेट का ज्यादा यूज कर रहे हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो आपका रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ेगा। रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ेगा तो वहां पे एक चीज होती है आपको यू हैव टू पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे कर पाओगे तो वो आपका रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। Modi, Gilani and Miller assume there is no bankruptcy cost. However, in practice, excessive use of debt would involve such costs. These costs expose the business to high profitability of default. A firm would find it difficult to meet obligation. और जो फर्म है वो अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ आपके ईबीआईटी पे, तो आपका जो आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है उस पे फर्म को प्रॉब्लम होता है पे करने पे, ठीक है। तो इसलिए आपका बैंक्रप्सी कॉस्ट का कंसेप्ट आया है, और इसी से आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। इस पे आपकी डायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है। जो डायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है वो आपकी रिलेटेड होती है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ऑफ द फर्म। अगर कोई जो आपका लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होगा जब आप बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग को करोगे, तो वो आपकी डायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है
कि जो आपके एसेट हैं उनको शेयर करना होता है, और वहां पे कहीं ना कहीं आपको प्राइस कम मिलता है, ठीक है। और आपके जो ये जो प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं, बड़े एसेट होते हैं, इनको सेल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको डिसमेंटल करना पड़ता है, तो इन सब में बहुत सारा कॉस्ट इंक्लूड होता है। तो ये जो कॉस्ट होती है वो आपकी बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है। देयर इज अ टैक्स शील्ड ऑन डेट बोरोइंग बट इट हैज अ पोटेंशियल डेंजरस। टैक्स शील्ड आपको डेट प्रोवाइड करता है इन दैट द मोर अ कंपनी बोरो द मोर लाइकली दैट विल बिकम अ बैंक्रप्ट एंड पे टू बैंक्रप्सी टैक्स। देयरफॉर अ कंपनी फेस टू ट्रेड ऑफ बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग, जिस पे आगे हम बात करेंगे। अब इनडायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट बैंक्रप्सी को अवॉइड करने के लिए होती है, ठीक है। जब देखो बहुत सारी बार क्या होता है कि जब जैसे एक न्यूज आ गई कि एक कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली है, तो जनरली उससे कोई कस्टमर परचेज नहीं करता, कोई सप्लायर उसको उधार पे पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता, एम्प्लॉइज वहां से लीव करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की जो कॉस्ट होती है वो आपकी इनडायरेक्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। हाँ, अब जो मोदी गिलानी एंड मिलर है उन्होंने भी इसको थोड़ा सा कंसीडर किया। एमएम अप्रोच विद और विदाउट टैक्स एंड बैंक्रप्सी कॉस्ट, डिग्री ऑफ लीवरेज एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फिगर्स होता है इंपैक्ट ऑफ 6। देखो केस 1 क्या है कि आपका कोई टैक्स नहीं है, जो कि आपका पहला बोलता था कि जो 1958 में दिया तो इन रिलेवेंस है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है। तो उस पे क्या होता है, के नॉट जो हमारा रिमेन कांस्टेंट होता था। ये एक तरीके से समरी है, बेसिकली आपकी समरी है कि आप डेट और इक्विटी का कोई भी रेशियो रखो, विदाउट टैक्स होता था, टैक्स नहीं होता था, वो आपको कोई भी के नॉट में चेंजेस नहीं देखने को मिलते थे, ठीक है। डेट वहां पे चीपर सोर्स होता था फाइनेंस का, ठीक है। अगर आप डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज एक्जेक्टली ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो जब आप डेट ज्यादा यूज कर रहे थे उस कंडीशन पे क्या हो रहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जा रही थी, क्योंकि आपका एक रिस्क परसेप्शन इक्विटी होल्डर्स का चेंज हो रहा था। अब दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा था, दूसरी कंडीशन पे विद टैक्स था। इस कंडीशन पे क्या होता था, ये वाली कंडीशन है हमारी दूसरी, पहली कंडीशन थी कि के नॉट आपका डिक्रीज होता जाता था कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ा रहे हो, डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ा रहे हो, तो के नॉट आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा, और जो अर्निंग पर शेयर होगा वो इंक्रीज होगा, और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका तीसरी जो कंडीशन है ये बैंक्रप्सी कॉस्ट को भी कंसीडर करती है, टैक्स और बैंक्रप्सी कॉस्ट को भी कंसीडर करती है। देखो एक लेवल तक जो टैक्स का एडवांटेज है, ठीक है, आप एक लेवल तक डेट का यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डेट यूज कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज ये आपको यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी, जो कि बेसिकली जितना मैंने आपको बैंक्रप्सी कॉस्ट का कंसेप्ट बताया वो यहाँ पे काम करेगा। इट ट्रेड्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अगर आप डेट फाइनेंस कर रहे हो तो जिसका एडवांटेज आपको मिलता है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड्स, जिसको बेसिकली आप बोलते हो टैक्स एडवांटेज। आप डेट यूज करते हो तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है। अगर यहाँ पे बेसिकली ट्रेड ऑफ बनाने की बात होती है, यहाँ पे फोकस करते हैं कि एक ऐसा डेट इक्विटी रेशियो रखें कि डेट को हम ज्यादा यूज करें। अगर हम डेट को ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी बैंक्रप्सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, वो हमारे लिए गलत चीज है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेड ऑफ करती है आपके डेट फाइनेंसिंग को और कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है, जिसमें आपका कंसिस्टेंट विद हायर इंटरेस्ट रेट एंड बैंक्रप्सी कॉस्ट। The trade-off theory states that optimum capital structure is the trade-off between interest tax shield and cost of financial distress. तो वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी फाइनेंस फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो कि ये चीज आपको मैंने दे रखी है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी फाइनेंस फर्म इलस्ट्रेटेड बाय द ब्लैक हॉरिजन, ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्म। The present value of tax shield is the then added in the form of red line, ये आपका tax shield जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। Note that present value of tax shield initially increase as the firm borrow, ज्यादा जैसे जैसे डेट यूज कर रही वो इंक्रीज हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट, until additional borrowing increase the probability of financial distress rapidly. Cost of financial distress is assumed to increase with the debt level. एक मिक्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है या बेसिकली ट्रेड ऑफ आइडेंटिफाई करना होता है कि उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। ये मैंने इस पे लिखा है, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
पीकिंग ऑर्डर थ्योरी जिसको आपके मेयर्स ने दिया था 1984 में, ठीक है। ये देखो क्या बोलती है, द पीकिंग ऑर्डर थ्योरी प्रिफर्ड ऑर्डर हायरार्की ऑफ फाइनेंसिंग, द फर्म प्रेफर इंटरनल फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली पीकिंग ऑर्डर थ्योरी आपको बोलती है कि जो आपका इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होता है आपकी कंपनी में, जो आपके इनसाइडर को पता होता है, जो कंपनी के इनसाइडर होते हैं वो आउटसाइडर को नहीं पता होता है, ठीक है। और परफेक्ट कैपिटल मार्केट नहीं होती, जो एमएम अज्यूम करते थे परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट नहीं होता। परफेक्ट कैपिटल मार्केट में कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होता है, बट लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। The key principle of peaking order theory is the presence of asymmetric information due to moral hazard. Moral hazard एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली कमेंट करो और देखते हैं कितने लोगों को पता है। एंड द नीड टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। हाँ देखो, पीकिंग ऑर्डर थ्योरी आपसे बोलती है कि सबसे पहले अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो रिटेन अर्निंग से पैसा ले, इंटरनल फाइनेंसिंग जिसको आप वॉचिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। नेट इन की डिविडेंड जो देना है वो डिविडेंड ना देके अपने पास पैसा रख ले और उसको इन्वेस्ट कर दे। अगर आपके पास रिटेन अर्निंग नहीं है, अगर आप एक्सटर्नल मार्केट पे जाओगे तो आपको पहले डेट फाइनेंसिंग पे जाना है, देन इक्विटी फाइनेंसिंग पे जाना है। रिटेन अर्निंग क्यों लेनी है? क्योंकि वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल मार्केट पे जा रहे हो तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा। अगर आपको जाना ही है, अगर रिटेन अर्निंग नहीं तो पहले आप डेट फाइनेंसिंग में जाओगे, क्योंकि वहां पे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू इक्विटीज पे। वही चीज बोला है, एक्सटर्नली इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एंड विच the firm would like to avoid. The payment for lower dividend is more than offset by the enhanced market price of the share. देखो यहाँ पे अगर हम लोअर डिविडेंड अभी दे रहे हैं बट लेकिन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन पे क्या होता है, ये तभी हम पॉसिबल है कि जब आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो शेयर होल्डर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आपका, जनरली द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ राइजिंग डेट, जो मैंने बोला डेट पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है वो लोअर होता है अगर हम कंपेयर करें शेयर पे। तो सबसे पहले की हायरार्की होती है, सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग, फिर डेट, फिर इक्विटी, ठीक है। It is the form this reason that picking order that suggests the first preference for debt among the external source of finance, followed by the preference share, hybrid security like convertible debentures, and then the new equity share. सबसे पहले retained earning, फिर आपका नॉन कन्वर्टेबल डेट, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। कंपनी प्रेफर यूजिंग इंटरनल जनरेटेड कैपिटल रिटेन अर्निंग टू एक्सटर्नल राइज फंड, ठीक है। यहाँ पे कंपनी प्रेफर करती है कि इंटरनल जनरेटेड फंड वो यूज करे। कंपनी ट्राई टू अवॉइड सडन चेंजेस इन डिविडेंड when internally generated fund are greater than needed। जब हमारे पास internally generated fund जो है बहुत ज्यादा होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कंपनी पे ऑफ डेट जो होता है उसको पे कर देता है या उसको इन्वेस्ट कर देता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे, ठीक है। चौथा पॉइंट है when internally generated fund are less than needed for investment opportunity, उस कंडीशन पे कंपनी क्या करता है कि जो कैश को बैलेंस करता है या जो आपकी मार्केट सिक्योरिटीज है उनको सेल ऑफ करता है जिससे पैसा आ जाता है। इफ कंपनी नीड टू राइज कैपिटल एक्सटर्नली दे इशू शेप सिक्योरिटी फर्स्ट, फॉर एग्जांपल डेट इज इशूड बिफोर प्रेफर्ड स्टॉक विच इज इशू बिफोर कॉमन इक्विटी। सबसे पहले डेट, अगर फिर भी आपका काम नहीं बन रहा तो प्रेफरेंस शेयर, फिर भी काम नहीं बन रहा तो इक्विटी। सबसे पहले तो ऐसे हम बोलेंगे रिटेनर। ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस होता है इसका। एंड हाँ, ये मेरा चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। सारी थ्योरीज मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट है आप तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने कॉमर्स पे बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो आपको दिए हैं जिन पे बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम नेट जेआरएफ निकाला है। देखो वीडियो कोई भी पुराना नहीं होता। आप लोग क्या सोचते हैं कि वीडियो पुराना हो गया, पुराना नहीं होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो वही सेम आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका पेपर 2 में क्वेश्चन नहीं सेम होते बट लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ रहा है और मेरा क्वेश्चंस को कराने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आप एक एमसीक्यू वीडियो देखो जाके और डेफिनेटली आप 101% श्योर बोलोगे कि मेरा जो फोकस होता है मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता। क्वांटिटी नहीं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन लगाओ बट 100 क्वेश्चन ऐसे लगाओ कि उनपे आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। आपका अगर क्वेश्चन गलत हो रहा क्यों गलत हो रहा है, अगर सही हो रहा क्यों सही हो रहा है, ठीक है। ये मेन पॉइंट होता है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट में भी बहुत सारे मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड करके रखे हैं। 7 मिनट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैंने बात की है। आप जाके
जाकर प्ले लिस्ट पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन है, कॉमर्स में कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कॉमर्स में, ठीक है। तो उन सब के बारे में बताया। पेपर 1 पे भी बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे प्रॉपर वीडियोस हैं जिसपे पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी कवर है। इसी तरीके फाइनेंस और अकाउंटिंग की पूरी यूनिट मैंने बहुत अच्छे से कवर की। बुक्स को लेके भी बहुत अच्छा वीडियो है। और पीएचडी पे इंटरव्यू से रिलेटेड जितना भी आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जगह अपना पीएचडी इंटरव्यू दिया है, बहुत सारी जगह क्वालिफाई भी किया है, एम्स काशीपुर में। और इसके अलावा आपका बीएचयू डीयू, तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और चीजें आपको बताई कि किस तरीके से आपको चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए। वो डेफिनेटली आप देखो उसको, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा लिंक है, और इंस्टाग्राम का ये आपको जाके सर्च कर सकते हो, और फेसबुक पे भी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। थैंक यू।